नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, प्रगतिशील समाज की बात करते हैं। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुकेश महिंद्रा। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा जिस तरह से सवाल पहला ये होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल हमारे माहौल में या हमारे देश में एक राजनीतिक जो माहौल है वो बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रहा है, और आप कितना संतुष्ट हैं इस राजनीतिक माहौल से, या आप संतुष्ट नहीं हैं? और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो क्या किस तरह का आप बदलाव चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतवर्ष के लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी ने जिस हमारे संविधान की रचना करी, उस संविधान को देखिए, कोई भी चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे जो भी अभी तक सत्ता में आई हो आज़ादी के बाद से, एक प्रकार से लोकतंत्र के नाम पर जो है हम देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व में रही हो, उन्होंने देखिए इस देश को केवल जाति और मजहब और उनके नाम पे बांट रखा है। जी जी। और उसके कारण लोकतंत्र, जो देश का जो लोकतंत्र है, देखिए वो जो अमेरिका में जो लोकतंत्र है या यूके में है, देखिए उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर हम आपस में जो जातियां हैं उनको लड़ाते हैं। और केवल यहाँ तक इस देश का लोकतंत्र सीमित है जी। और जहाँ तक आप देखिए हमारे लोकतंत्र की स्थिति की बात करें, देखिए देश का जब निर्माण, जब 1947 के बाद से लोकतंत्र का एक प्रकार से जो स्पष्टीकरण होना चाहिए था कि लोकतंत्र में की जो मेरिट और डीमेरिट क्या है, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई। जो उस टाइम जो सत्ता में थे, उन्होंने अपने अनुकूल जो है इस लोकतंत्र को ढाला, और उसी ढालने का परिणाम है कि देखिए देश के बंटवारे के बाद से लोकतंत्र केवल चुनाव के समय में लोकतंत्र होता है। कहीं आपको ये लगता है कि बदलाव होना चाहिए? जिस तरह से अभी तक जिस धड़ल्ले पर चीज़ें चलती आई हैं, कोई भी क्या कहेंगे, एजुकेशन लिमिट या कहेंगे एजुकेशन नहीं है आजकल के नेताओं के पास। मैं उसके लिए बताने जा रहा हूँ, उसके लिए दोषी हमारा चुनाव आयोग है। देखिए, चुनाव आयोग जो है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों। देखिए, जब तक आप उनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं करेंगे या उससे एजुकेशन को कंपलसरी नहीं करेंगे, इस देश में कारण क्या है कि जो चाहे कानून का मामला हो या देश में का विकास का मामला हो, वो तभी होगा जब आपके जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो पढ़े लिखे होंगे। जब जनता के प्रतिनिधि अनपढ़ बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे एक खंडूरी के टाइम पे एक शिक्षा मंत्री थे, वो मात्र 5वीं पास। अब 5वीं पास व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बना रखा, जिसको खुद मालूम नहीं कि इस किताब की एबीसी में ABC कैसे लिखी जाती है। अब वो उत्तराखंड राज्य का जो है, जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, उसका भाग बिताता है। मतलब 5वीं पास व्यक्ति क्या सोचेगा ग्रेजुएशन उसके मामले में, एजुकेशन के मामले में। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ना कुछ होना चाहिए अगर आपको मंत्री भी जब तक अगर सारी राजनीतिक पार्टी हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, ये उन दोनों की जिम्मेदारी है इस देश के प्रति कि वो पार्लियामेंट में और दबाव डालें चुनाव आयोग पे भी। वो केंद्र सरकार डाल सकती है दबाव चुनाव आयोग पे भी, कि अगर आपने इस देश में मूलभूत परिवर्तन करना है या देश का विकास करना है या देश में अच्छे लोगों को लाना है, तो आप जो जनता का जो प्रतिनिधि है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसे कोई जानकारी हो। अब ऐसा है, आपने कोई किसी को आपने विधायक बना दिया हो या कोई मेयर बन जाए, मेयर अनपढ़ हो, अब उसे वर्ल्ड बैंक से कोई लेटर आ जाए, जैसे आजकल स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, अब स्मार्ट सिटी का लेटर हिंदी में तो आता नहीं टाइप होके, तो उसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक के जब लेटर आएंगे या स्मार्ट सिटी के जो लेटर आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे। जब आपके प्रतिनिधि या पार्षद उनको कुछ मालूम नहीं कि अंग्रेजी में लिखा क्या है, वो ढेले का विकास करेंगे अपने प्रदेश में, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। वो जाएंगे आईएएसओं के पास,
देखिए आज यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि हो, चाहे ये उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी हो, ग्रामीण, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी हो, जी जहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो बंधुआ मजदूर हैं आईएएस अधिकारी ब्यूरोक्रेसी के। कारण क्या है, ये इसलिए बंधुआ मजदूर बन रखे हैं, वो जनता की बात तो करते हैं, जनता की बात केवल चुनाव तक करते हैं, लेकिन सवाल हो रहा है कि जो कमियां हैं, जब आपको खुद जानकारी नहीं होगी तो आप अपने अधीन अधिकारियों को क्या समझा पाएंगे। जब आपको खुद ही जानकारी नहीं है कि ये लेटर में क्या लिखा हुआ है या ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, जब आपको इसकी एबीसी में पता नहीं है तो आप देश के विकास की बात कहाँ से कर लेंगे। तो एक तरह से ये खिलवाड़ है शायद जनता के साथ। ये पूर्ण रूप से खिलवाड़ है। ये जनता के साथ 1947 के बाद से आज तक अभी तक खिलवाड़ ही होता आ रहा है। अच्छा, अगर धर्म की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें, आपने अभी कहा कि इस देश में सिर्फ वोट बैंक के नाम पर धर्म की राजनीति की जाती है, वहीं आरक्षण की राजनीति पर भी आपका क्या कहना है कि कितने हद तक ये सही है? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस देश में चाहे वो एक बेचारा गरीब जो क्षेत्र में रहने वाला हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसकी वोट डालते हुए एक मानसिकता इस देश में एक ही है। ऐसा है, इस देश में आलू प्याज टमाटर मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट पड़ते हैं। तो कितना हद तक ये सही है? यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी आलू प्याज टमाटर और मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट डालता है, यहाँ का अनपढ़ व्यक्ति वो भी उसी बहकावे में वोट डालता है। जब यहाँ पे लोगों की सोच ही ऐसी है, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी बदलाव आना जरूरी है। देखिए, इसके लिए जनता जिम्मेदार है। अगर आज निकम्मे लोग चुन के आ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जो वोट डालते हैं। जिस तरह से आपने महिलाओं के लिए चले बात करी, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं की देखिए बात केवल ऐसा है, महिलाओं की विकास की बात केवल कानून बनाने से नहीं होता। जी जी, ऐसा ना, आप पर्टिकुलर आपने एक एक्ट में पॉस्को एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पॉस्को एक्ट में आपने अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करने से क्या महिला का विकास हो गया क्या? भाई वो तो आपने एक अपराध रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप महिलाओं को देखिए क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको नीति बनानी पड़ेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन होता है, डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन वो तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ माध्यमों से अब आरबीआई में शुरू हुआ है। हाँ। सवाल ये हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन, देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन बदलाव भी तो कहीं ना कहीं हुए होंगे। देखिए बदलाव की आप एक वो बताओ ना, बदलाव से नुकसान भी कितना हो रहा है। देखिए कारण क्या है, बदलाव अगर एक 70 साल के व्यक्ति में बदलाव आ गया, लेकिन जो 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, वो अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया, देखिए उसका जाने का समय है, उसका आगे बढ़ने का समय। जब आगे बढ़ने वाला ही जब दूसरे काम धंधों में लग जाएगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? अच्छा, जिस तरह से इंटरनेट आया है और शिक्षा प्रणाली है और बच्चों के पढ़ने का जो सिस्टम है, ये सिस्टमैटिक जो चीज़ें हैं, कितना बदलाव उसमें आया है? क्योंकि पहले जिस तरह से बच्चों को स्कूल में बुलाकर और शिक्षा दी जाती थी, किताबों को बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइब्रेरी में बिताया करते थे, और अब जो है बदलाव आया है इंटरनेट के होने से। देखिए शिक्षा में, देखिए जब तक अब मैं स्पोर्ट्स कहता हूँ, हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। कारण क्या है कि अगर आपने यूथ में बच्चों में परिवर्तन लाना है तो जब तक, और देश को खेलों में आगे बढ़ाना है, ये तभी जब होगा जब आप चाहे हमारा केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, देखिए शिक्षा पद्धति में आपको संशोधन करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक्ट आना चाहिए? उसके लिए एक्ट आना चाहिए बिल्कुल, और एक सब्जेक्ट कंपलसरी स्पोर्ट्स होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो बच्चा, उसके लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। तो चाहे जब अगर स्पोर्ट्स में जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। हम स्पोर्ट्स वालों के लिए रोजगार के जब वो उपलब्ध करेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं में रोजगार के प्रति भावना भी बढ़ेगी, स्पोर्ट्स के प्रति भी भावना बढ़ेगी। हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी देखिए जैसे अभी पहले जब अभी ओलंपिक हुआ था, हमारी महिला हॉकी टीम की कुछ लड़कियां थी, वो बेचारी कैसे से गरीब परिवार से आ रखी थी। जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी जो अगर आप स्टोरी पढ़ो तो आंखों में आंसू आते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए ये तभी संभव है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जब तक आप शिक्षा में संशोधन नहीं करेंगे और स्पोर्ट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट, चाहे वो पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक नहीं करेंगे, देश के युवा का विकास नहीं हो सकता।
अच्छा, जिस तरह से अभी एक नया नियम या कहें वो लागू हुआ है, लड़कियों की जो एज है 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है शादी की उम्र, तो कहीं कहीं कहेंगे इसका कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है और कई लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, ये सही है या गलत है? मेरा बड़ा सच मानना है कि 18 साल बहुत यंग एज होती है। ऐसा है कि अगर आप लड़का और लड़की को बराबर का समझना, जब आप कहते हो कि जी लड़की को लड़के के बराबर अधिकार दो, आप कहते हो जी लड़का, अभी हमारा बेटा ने ग्रेजुएशन कर ली, 2-3 साल जरा वो अपना थोड़ा अपना मूड फ्रेश करे, घूमे घामे, और उसको समय देते हो आप 24-25 साल तक। उसके बाद आप जब उसके बाद शादी के बारे में सोचते हो, क्या वो लड़की को ये चीज़ों का अधिकार नहीं है क्या? तो इसी प्रकार से बच्चियाँ भी जो हैं, देखिए उनको भी अधिकार है कि 18 साल यंग एज होती है और 18 साल की एज में वो मैच्योर नहीं होती है। जब 18 साल की एज में तो आप यंग उसमें आते हैं, जब एक उस स्टेप आपका मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। लेकिन आप उसी टाइम पे आप उसकी मैरिज की बात करोगे 18 साल की बच्ची का कारण क्या होता है कि वो उसका विकास नहीं हो पाता और उसकी मानसिकता जो है, उसकी मानसिकता में कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जिस तरह से आज हमने आपसे बात की आईपा की ये जो मुहिम है जन कल्याण की, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और आपको हमसे बात करके कैसा लगा? देखिए, आईपा आपकी जो मुहिम है बहुत बेहतरीन है। सवाल हो रहा है कि देखिए हम भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब घुटन से महसूस होने लगी जो देश की जो वर्तमान स्थिति चल रही है। कारण क्या है कि आज देश में देखिए पढ़े लिखे भी की सोच क्या है, देखिए परिवर्तन की सोच भी बहुत कम रह गई है। चाहे जेएनयू उठा के देख लो, चाहे डेसी उठा के देख लो, चाहे और यूनिवर्सिटी उठा के देख लो। सवाल हो रहा है कि देखिए एजुकेशन इज़ फॉर नॉट फॉर प्रोग्रेस। एजुकेशन ये केवल रह गया धन कमाने का धंधा। जब हमारी मानसिकता वहाँ तक आ रही है, चाहे वो यंग जनरेशन उसी में काम में इन्वॉल्व है। कारण क्या है कि अगर घर में अगर पैसे नहीं आते तो घर में कोई इज्जत नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब हमारे अंदर ये मानसिकता सब बढ़ते चली आ रही है, कारण क्या है कि चाहे वो लो क्लास का मिडिल क्लास का है या और गरीब तबके का बच्चा हो, कारण क्या है कि देखिए वो पैसे की कमी का कहीं ना कहीं उसकी उसमें बहुत असर पड़ता है। और जो आप देखिए, जो आप जिस माध्यम से जो आप अपने मुहिम चला रही हैं, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया मुहिम है। मेरा ये कहना है कि अगर जो आपके जैसे आपके जो आपका वो क्या है आईपा के जैसे आईपा के लोगों के विचार है, अगर देश में पढ़े लिखे लोगों के विचार में इस तरह का परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से जो आप मुहिम चला रहे हैं उससे देश को फ़ायदा होगा, देश का नुकसान नहीं होने का। तो ये थे हमारे साथ मुकेश महिंद्रा, एडवोकेट मुकेश महिंद्रा जी, जिनसे हमने आज बात की। तो इनका साफ कहना है कि चेंज आना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, चाहे कोई एक्ट आना हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, साथ ही साथ जनता का चेंज होना या जनता में बदलाव आना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जनता ही खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है और जब तक जनता को अपना सही और गलत इसकी पहचान नहीं होगी और तब तक हमारा समाज नहीं बदल सकता। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।